सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके टेलर सेकेंड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट अदला-बदली क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये आपकी पवन सीरीज है और ये जो अदला-बदली क्वेश्चन है इसका पार्ट 1 इस वीडियो में हम पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है? तो पृथ्वी का उत्पत्ति काल सौरमंडल की भांति ही आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी किस जीव के नाम से मानी जाती है? तो अमीबा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था? तो पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को होमो स्पेसियन या निपुच्छ कपि मानव कहा जाता था। अब यहाँ पर एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है उसको क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं। तो होमो सेपियंस अलग है और ये क्या होमो स्पेसियन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर मंडल क्या है? तो सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं जिसमें 8 ग्रह होते हैं। तो सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उसके 8 ग्रह मिलकर के सौर मंडल या सौर परिवार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपग्रह क्या होते हैं? तो समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं या जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वे उपग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य का व्यास तथा भार क्या है? सूर्य का व्यास 13,93,000 किलोमीटर तथा भार 2.19 गुणे 10 के घाती 27 टन है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए इतना ज्यादा इसका व्यास है और यहाँ पर इसका भार आप देख सकते हो 2.19 इंटू 10 टू द पावर 27 टन है। टन लिखा हुआ है यहाँ। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आकाश गंगा क्या है? तो आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारा मंडल क्या है? तो कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारा मंडल कहते हैं। कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इन्हीं आकृतियों को हम तारा मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आकाश गंगा के तारा मंडलों के नाम बताओ। तो वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि और कृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 15 है, छाया क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है जिससे वस्तु के दूसरे ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण करते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है और इसमें होता क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरीके से ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, ये सूर्य है और यहाँ पर देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है और इसके बीच में आ जाता है चंद्रमा। इसके बीच में आ जाता है चंद्रमा आ जाता है। अब देखिए, जब सूरज की किरणें चंद्रमा पर पड़ेंगी तो जो चंद्रमा की छाया है वो कहाँ पड़ेगी? पृथ्वी पर पड़ेगी। और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी तो जहां पर भी पृथ्वी पर पड़ेगी वहां पर पृथ्वी पर सूरज नहीं दिखाई देगा। तो सूरज नहीं दिखाई देगा तो इसी घटना को दोस्तों, जब इतनी दूरी पर सूर्य दिखाई नहीं देता है, जहां पर छिप जाता है वहां पर हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण हो गया है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब देखिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अब जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ रहा है? पृथ्वी पर पड़ रहा है और जब पृथ्वी पर पड़ेगा तो पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ेगी और जहां जहां चंद्रमा पर छाया पड़ेगी वहां वहां चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो जब हम पृथ्वी से देखेंगे चंद्रमा को तो चंद्रमा हमें आधा या
बहुत ही कम दिखाई देगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगर पृथ्वी ने पूरी तरीके से ढक लिया तो उसको हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा बीच में आ जाता है। ठीक है, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी बीच में आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम इसरो है, ISRO, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 की हुई थी। अंतरिक्ष एजेंसी है और यह कहाँ है? वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 20 है, नासा का पूरा नाम बताओ? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NASA, नासा। क्वेश्चन 21 है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों, भारत में बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई दोमट तथा पथरीली मिट्टी, ये सभी मिट्टियां पाई जाती है। क्योंकि जो हमारा देश है ये क्या है, बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, तो इस तरीके से हर प्रकार की मिट्टी लगभग यहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल या धान की फसल, जहां पर एक ही फसल को बहुत ही ज्यादा दूरी में बैठाया जाता है या उसको बोया जाता है, हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्वेश्चन 23 है, फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? तो प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कुंड विधि, वलय विधि, बॉर्डर विधि और ड्रिप विधि से हम सिंचाई करते हैं। 25 है, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए? तो हल है, पटेला है, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर और डिबलर। क्वेश्चन 26 है, मृदा अपरदन क्या है? तो दोस्तों, मृदा अपरदन सिंपल सी चीज है, जब बाढ़ आती है या बारिश का मौसम आता है तो जो मिट्टी होती है ऊपर की, अगर घास फूस है तो बहने नहीं देता मिट्टी को, लेकिन अगर घास फूस नहीं है तो वो मिट्टी क्या होती है, जो ऊंची जगह पर मिट्टी होती है, ऊंची जगह की मिट्टी बह करके वो जहां पर निचला स्थान होता है वहां पर चली जाती है। यानी कि जो अच्छी मिट्टी होती है वो बह जाती है ऊपर से, और इसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा के यानी कि मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को हम मृदा अपरदन कहते हैं। क्वेश्चन 27 है, बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधियां कौन कौन सी है? तो हाथ से छिटकवा विधि, ये प्रमुख रूप से होती है, अक्सर इसी से बैठाया जाता है। क्वेश्चन 28 है, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। इसके अलावा आपको पता है कि जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक भी जूल ही होता है। फिर क्वेश्चन 29 है, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए वही लिखा भी है, वही क्वेश्चन, तो इसका भी मात्रक जूल ही होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो विकल्पी क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बल किसे कहते हैं? तो किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्य से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों आपको पता है कार्य यानी कि W बराबर F × D, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो W बराबर F × D याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? ऊर्जा क्या है? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का मात्रक जूल है, कार्य का भी मात्रक जूल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए? तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 35 है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। K = ½ mv², ये इसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ऊर्जा के कितने रूप हैं? तो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के रूप हैं। ठीक है, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा पूछी गई थी, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों में जो यांत्रिक ऊर्जा है वो 2 भागों में होती है, गतिज और स्थितिज। और फिर देखिए यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा आवेशीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के रूप हैं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गीले कपड़े, गीली लकड़ियां तथा वस्तुएं धूप में रखें तो क्या होता है? सभी वस्तुएं सूख जाती हैं, क्योंकि जो नमी होती है उसको सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती है उसको सोख लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है? तो ये वाष्पीकृत होकर के वायु में चली जाती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या होती है? ऊष्मा होती है, और उस ऊष्मा से वाष्पीकृत होकर के वो जो नमी है वो वायु में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है? तो हवाओं का चलना या वर्षा का होना सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा के कारण ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ईंधन से क्या तात्पर्य है? तो जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सब क्या है? ईंधन है। जब ये जलते हैं तब क्या होता है? तभी ऊर्जा निकलती है, और इनका दहन होता है तभी तो बार बार हमें गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, डीजल डलवाना पड़ता है, क्योंकि खपत हो जाती है जब इंजन चलता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। तो परिवहन के साधन के मतलब क्या? यहाँ पर जल, थल और वायु तीनों में चलने वाले साधनों की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम केवल स्थल की बात करें, चाहे छोटी गाड़ियां हो, बड़ी गाड़ियां हो, सबके सब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मैक्सिमम अभी पेट्रोलियम उत्पादों पर ही निर्भर है। हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां आ रही है जो इलेक्ट्रिक से चल रही हैं, या फिर उन्हें अन्य गैसों की मदद से, जैसे कि सीएनजी की मदद से भी चलाया जा रहा है, लेकिन अभी इनकी संख्या बहुत कम है अपने देश में। क्वेश्चन नंबर 43 है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अब तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे जीवन का अहम अंग बन गया है बिजली। बिजली के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। पंखा, मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर, कंप्यूटर, एसी, मोबाइल, सबको चलाने के लिए किसकी जरूरत है? विद्युत ऊर्जा की। चार्ज करेंगे तभी तो चलाएंगे। तो इस तरीके से जो विद्युत ऊर्जा है इसका हमारे जीवन में बहुत बहुत ज्यादा ही उपयोग है आज के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, बायोगैस से क्या तात्पर्य है? तो गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऊर्जा के सीमित स्रोत अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यथा पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। तो अनवीकरणीय स्रोत या सीमित स्रोत इनको हम क्यों कहते हैं, या पुराने स्रोत? क्योंकि ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, फिर इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें पत्थर है, पत्थर का कोयला है, पेट्रोलियम उत्पादों में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, या जो एलपीजी गैस हमारे घरों में आती है, ये भी गैस अगर एक बार इनका भंडार खत्म हो गया तो फिर ये दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब अनवीकरणीय यानी कि पुराने हैं, पुराने स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो कोयला एवं पेट्रोलियम को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। करोड़ों वर्षों पहले जब पृथ्वी में उथल पुथल हुई, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे नीचे दब गए, और उन्हीं के दबने की वजह से बहुत सालों के बाद ये सब कोयले में परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। इन्हें ही इसीलिए हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवों से ही बने हुए हैं, जीवों के अवशेषों से, इसीलिए जीवाश्म कहते हैं इसको, जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऊर्जा के असीमित स्रोत नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो नवीकरणीय यानी कि नए में सबसे पहले सौर ऊर्जा आता है, तो वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें ही ऊर्जा के असीमित स्रोत कहते हैं हम, चाहे वो सौर ऊर्जा हो जो हमें हमेशा मिलेगी, चाहे वो बायोगैस हो, जल ऊर्जा हो, वायु ऊर्जा हो जो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 49 है, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, यानी कि जो हमारा रक्त है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से, हम जो भी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन से साधन आवश्यक हैं? तो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोगैस वैकल्पिक ऊर्जा के साधन हैं। तो इन्हें हम वैकल्पिक ऊर्जा भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जो नवीकरणीय साधन है हमारे ऊर्जा के, इनको हम वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत भी
कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है सोलर कुकर से आपका क्या आशय है? तो सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं, यानी कि सूर्य की ऊर्जा की मदद से हम सोलर कुकर में भोजन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है सौर सेल यानी कि सोलर सेल किसे कहते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की उक्ति को सौर सेल कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। तो आप देखते हो बहुत लोगों की छतों पर इस तरीके से सोलर पैनल लगा होता है, जिसकी सहायता से वो अपने घरों में पंखे चलाते हैं, अपने घरों में लाइट जलाते हैं। तो ये सौर सेल की मदद से ही हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है सोलर पैनल का जो प्रयोग है विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जहां पर विद्युत उपलब्ध नहीं है, वहां रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। हालांकि अब शहरों में भी आप देखोगे तो बहुत सारे शहरों में आपको सोलर पैनल लगे हुए मिल जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 55 है पवन ऊर्जा क्या है? तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है क्या जल ऊर्जा का स्रोत है? तो जल क्यों नहीं ऊर्जा का स्रोत है? क्योंकि जल से ही तो विद्युत बनता है। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारे घरों में बिजली आती है वो जल यानी कि पानी की देन है। इस प्रकार जो बहता हुआ जल होता है जल ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 57 है क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं? तो ज्वारीय लहरों तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? दोस्तों बहुत आसान है कि जो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम इतना अच्छा है, आपको इसको जीवन भर याद रखना चाहिए कि जो ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा इसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। केवल एक प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बस हम एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है सरल मशीनें किसे कहते हैं? तो ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं वे सरल मशीन कहलाते हैं। देखिए सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत करिए तो चाबी है, इसके अलावा घिरनी है, पेंच है, झुका हुआ तल है, उत्तोलक, ये सब सरल मशीनें हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है सरल मशीन के प्रकारों का उल्लेख करें तो उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, पहिया और धुरी। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों घिरनी को समझाइए। तो घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 63 है उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। क्वेश्चन नंबर 64 है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों का एक एक एग्जाम्पल बताइए। तो प्रथम उत्तोलक में हैंडपंप आएगा, द्वितीय उत्तोलक में पहिए वाली ट्रॉली आएगी और तृतीय उत्तोलक में चिमटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 65 है झुके तल की सहायता से आप किस तरीके का कार्य आसानी से कर सकते हैं? तो झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को हम ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। जैसे कि अब ये ट्रक है, तो ट्रक में हमें क्या करना है, हमें सामान लोड करना है। तो ये जो ट्रक है वो इतना ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाटला लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे जिससे यहाँ पर इस तरीके से जब हम इसको थोड़ा सा नत तल कर देंगे तो इससे क्या होगा, झुका हुआ तल कर देंगे तो इससे सामान को पहुंचाना आसानी होगी, या सामान पहुंचने में क्या होगी, आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 66 है कोशिका क्या है? मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनता है उन इकाइयों को ही हम कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। क्वेश्चन नंबर 68 है केंद्रक द्विध्रुव क्या है? तो केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल तथा चिपचिपे पदार्थ को हम केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कोशिका के कितने अंग होते हैं? कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 70 है उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तक निम्न प्रकार के होते हैं, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, संवहन उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने पूरा पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। आपको सारे विषयों के मास्टर क्लास के लिंक, सारे विषयों के आपको
पवन सीरीज, राजन सीरीज के वीडियोस की लिंक, सारे के सारे विषयों की क्लासेस की लिंक, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मास्टर क्लास देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में मास्टर क्लास की जो वीडियोस है उसमें पूरा का पूरा सिलेबस खाली एक वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप सिर्फ उन वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप लोग सारे वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। किसी विषय की कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सारे वीडियोस को भी देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।